नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद प्रसाद, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA BEd 4th ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। BA BEd 4th ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का टॉपिक है, जो पिछली 2 क्लासों में पढ़ा रहा हूँ, गुड निरपेक्षता, वही गुड निरपेक्षता। ये बच्चों, और इसमें भी जो अपना ये पार्ट चल रहा है वो पार्ट है 3rd। ये बच्चों, इससे पहले हमने गुड निरपेक्षता के बारे में, इसका गठन, इसके क्या कारण रहे के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि गुड निरपेक्षता का जो उद्भव हुआ था शीत युद्ध के बाद हुआ था, यानी शीत युद्ध के समय ही हुआ था। एक्चुअल में जब से द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, तो विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका गुट और दूसरा रूस का गुट, सोवियत रूस 2 गुटों में बढ़ गया। अतः जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे 1947 के बाद, उन्होंने न अमेरिका गुट में गए न सोवियत रूस के गुट में गए। उन्होंने एक नए गुट का निर्माण किया जिसे गुड निरपेक्षता कहा गया। इसकी जो स्थापना है जवाहरलाल नेहरू, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, और टीटो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीनों ने मिलकर की थी। और इसकी सदस्यता के लिए भी बताया था कि कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, बशर्ते वह अमेरिका और रूस के गुट का न हो। किंतु बाद में कुछ काट छाट करके इनको भी इनका अध्यक्ष बनने के लिए कह दिया गया, यानी अब कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। वर्तमान में इनकी संख्या 120 से ज्यादा हो गई है और ये प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपना जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित करता है। ये प्रमुख बातें मैंने आपके सामने रखी थी। और आज हमारा जो इसमें कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, जो है इसकी उपलब्धियां। अब इसकी उपलब्धियों के बारे में हम विस्तृत परिचर्चा कर रहे थे, जिनमें मैंने आपको ये बताया था कि गुड निरपेक्ष को दोनों गुटों द्वारा मान्यता दी गई थी, यानी रूस ने भी इसको मान्यता दी और अमेरिका ने भी इसको मान्यता प्रदान की। फिर मैंने आपको बताया था कि विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना, यानी विश्व राजनीति में जो युद्ध हो न हो, वर्ल्ड वॉर जैसे, उनको टालने की भी थी। इसके लिए कहा जा सकता है कि इसने तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दिया, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के ऊपर सभी लोग देश बैठे थे, किंतु इन्होंने शांति और सद्भावना की बात कहकर समझाया, लोगों को, देशों को समझाया और उसे युद्ध की जो विभीषिका है उससे उलझने से रोका। अगला है शीत युद्ध को शस्त्र युद्धों में परिणत होने से रोका, यानी जो विश्व की 2 पावर थी, अमेरिका और रूस, उन दोनों के मध्य कहीं अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध न हो जाए, इस बात को लेकर भी इन्होंने उसको रोका था। निशस्त्रीकरण की ओर भी इन्होंने कदम बढ़ाया और कहा, इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था इनके लिए, आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ है। यानी इस गुड निरपेक्ष से शांति की स्थापना हुई है, समानता की बात आई है और मानव की प्रतिष्ठा हुई है, यानी मानव मात्र का कल्याण हो, इसी बात लेकर ये चला है। अगला है विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। यानी नवोदय
कमजोर राष्ट्रों को महत्व महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्ष ने प्रदान किया है। यानी जो नवोदित राष्ट्र थे, कमजोर राष्ट्र थे, उनको एक स्वतंत्र वातावरण में लाने का काम गुटनिरपेक्ष ने किया है। ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि है। गुटनिरपेक्ष की विश्व राजनीति के दमघोटू राष्ट्र में, राष्ट्र समाज में गुटनिरपेक्षता ताजी हवा का झुमका लेकर आया। यह ताजी हवा की खुले समाज के गुणों की मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की तीव्र मतभेद और रोज के समय भी संपर्क के रास्ते खुले रखने के महत्व की शक्ति की शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गई, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने के अथक प्रयास किए। इससे वर्तमान विश्व समाज कहीं अधिक खुला हुआ समाज बन गया। यानी विश्व में जो दो गुट थे, उन दोनों से मुक्त करके एक ताजी हवा का झोंका गुटनिरपेक्ष लेके आया और लोगों को एक खुला मंच दिया, खुला वातावरण दिया जिसमें वह अपनी उन्नति कर सके। यानी दमघोटू जो उस समय जो प्रवृत्तियां चल रही थी, उनको उन्होंने हटाकर उसकी जगह एक ताजी हवा का झोंका और नवोदित राष्ट्र के कल्याण की बात इन्होंने कही। अपनी राष्ट्र प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के प्रतिमान, गुटनिरपेक्ष देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के लिए राष्ट्रीय सोचों पद्धतियों का आविष्कार किया। यानी जो गुटनिरपेक्ष के जो देश थे, गुटनिरपेक्षता में उनका जो योगदान था वह किसी अन्य के ऊपर नहीं था। उन्होंने अपनी राष्ट्र की क्षमताओं और अपनी योग्यताओं के अनुसार अपना डेवलपमेंट किया और राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत के लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का स्वीकार किया गया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद को अपनाया। यानी भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अपनाया, तो अरब देशों ने समाजवाद को अपनाया। यानी अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार अपना अपना प्रतिमान स्थापित किए और अपना अपना विकास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप को रूपांतरित करना, गुटनिरपेक्ष की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ उद्देश्यों, कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरी शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम करने वाले से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके। उन्होंने कुछ राष्ट्र महासभा की भूमिका को महत्व बढ़ाया जिससे सभी सदस्यों को बराबर प्रतिनिधित्व था, और सुरक्षा परिषद की भूमिका के महत्व को कम कर दिया जिसकी सदस्य सीमित और असमानता पर आधारित थी। हालांकि इसकी मूल संकल्पना विश्व संगठन की सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर के आई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का के रूप को रूपांतरित करना। यानी गुटनिरपेक्ष के जो छोटे छोटे देशों ने मिलकर बड़े बड़े राष्ट्रों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। यानी विश्व जो बोलते हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसके जो शक्ति प्राप्त जो देश थे वो असमानता की शक्ति पर आधारित थे, किंतु गुटनिरपेक्षता ने उन पर भी अंकुश लगाने का काम किया। यानी उसकी भूमिका को परिवर्तित कर दिया। यानी विश्व जो संगठन था उसमें ये जो राष्ट्र थे अपनी मनमानी कर रहे थे, उन मनमानी को रोकने के लिए इसने छोटे स्तर पर
गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी, किंतु इसकी संख्या बहुत अधिक हो गई। अतः इन राष्ट्रों ने मिलकर बड़े बड़े राष्ट्रों पर भी अंकुश लगाने का काम किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पा रहा था। क्लियर। अगला, विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुट निरपेक्ष राष्ट्र को सफलता मिली। कोलंबो शिखर सम्मेलन में तो आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। गुट निरपेक्ष आर्थिक सहयोग का एक मुक्त संयुक्त मोर्चा यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है। साउथ साउथ संवाद का आह्वान गुट निर्गुट राष्ट्रों के मंच से ही हुआ था। यानी ये जो गुट निरपेक्ष जो देश थे उन्होंने आपस में आर्थिक सहयोग की बात कही और जितना संभव हो सके उतना आर्थिक सहयोग देने की भी बात इसमें कही गई थी। क्लियर। अगला, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो हम पढ़ रहे हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां हैं, उसमें ये अंतिम है। आजकल गुट निरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख किया गया था। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुदृढ़ व्यापार संबंधों पर जोर दिया गया। लुकासा शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर आधारित औद्योगिक देशों के साथ सामान्य हल पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में वह प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जिससे केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाए। यानी इनके द्वारा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हेड थे महासचिव उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जिससे इनके आर्थिक हितों की ओर विचार विनिमय किया जाएगा। अल्जीरियस आह्वान अनसुना नहीं रहा। असल में तो गुट निरपेक्ष देशों की पहल के कार्यान्वयन के रूप में ही 1974 में आरंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया तथा 1 मई 1974 को 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई। एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। यानी इनकी जो बातें थी वो यूएनओ ने भी स्वीकार की और उनके अनुसार बताया हुआ कार्य उन्होंने भी वह भी करने लगे। इस प्रकार हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख जो उपलब्धियां थी उनके बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस किया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता की विफलताएं और आलोचनाएं। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जहां अपना कार्य कर रहा था वहां उसकी विफलताएं भी थी और उसकी बोलते हैं ना आलोचना भी की गई। विफलताएं व आलोचना। विफलताएं और आलोचनाएं। गुट निरपेक्ष की विफलताएं क्या है, इस सिलसिले में आलोचनात्मक तर्क दिए जाते हैं, जिनमें पहला है अवसरवादी और काम निकालने की नीति।
अवसरवादी और काम निकालने की नीति। यानी गुड निरपेक्षता के बारे में यह कहा जाता है कि यह अवसरवादी है और अपना काम निकालने की नीति के अनुसार कार्य करता है। पश्चिमी आलोचक जो पश्चिमी यूरोपीय अमेरिकी हैं वो कह रहे हैं, पश्चिमी आलोचकों के अनुसार गुट निरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गया कि गुट निरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है कि साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में वह दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं। यानी ये इससे भी संबंध बनाते हैं और उससे भी संबंध स्थापित करते हैं। ये दोहरी कसौटी पर उतरते हैं का प्रयोग करते हैं और यह कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करना का है और जिसका परिणाम भारी हो उसके साथ मिल जाने का रहता है। यानी अवसरवादिता और काम निकालने की नीति, ये पश्चिमी जो देश है अमेरिकी यूरोपी, ये कहते हैं कि यह जो निरपेक्षता के जो देश है वो अवसरवादी और काम निकालने की प्रवृत्ति है। वह उनके साथ भी हो जाते हैं अवसर देखकर, उनके साथ भी हो जाते हैं अवसर देखकर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की आपूर्ति करने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम भारी है उसके हो जाते हैं। तो अगर गुट निरपेक्षता को अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति का संचालन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनके कोई सिद्धांत नहीं है। डॉक्टर एम.एस. राजन ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए लिखा है कि गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, परंतु उतनी ही जितनी गुट निरपेक्षता को की अथवा कोई अन्य नीति होती है उसके अधिक नहीं। क्या पाकिस्तान और वहां के नेताओं पर पश्चिमी गुट के साथ बदले जाने के सिलसिले से अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता? यानी ये मान सकते हैं ये नीति हो सकती है, पर इतनी भी नहीं है कि इतनी ही है जितनी अन्य नीतियां होती है। यानी किसी के बोलते हैं भरोसे का लाभ यह नहीं उठाता, यानी काम निकालने की नीति है। किंतु पाकिस्तान और वहां के नेताओं पर पश्चिमी गुटों के साथ बन जाने के सिलसिले में अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यानी पाकिस्तान जब भी अवसर बढ़े तो पूंजीपतियों के साथ हो जाता है, अवसर बढ़े तो साम्यवादियों के साथ हो जाता है। इस तरह से दोहरी नीति तो और भी चलते हैं, किंतु यह उतनी ही है जितनी अन्य नीतियां हैं। सिद्धांततः उपयुक्त किंतु अव्यावहारिक नीति, उपयुक्त किंतु अव्यावहारिक, अव्यावहारिक यानी गुट निरपेक्ष की जो नीति है उपयुक्त है किंतु अव्यावहारिक नीति है। इसके बारे में भी आलोचना की जाती है। आलोचकों के अनुसार यह नीति सिद्धांततः जितनी उपयुक्त है व्यवहारतः उतनी ही भिन्न है और सिद्धांत इसमें चाहे कितने ही गुण क्यों ना हो, व्यवहारतः यह कई तरह से विफल है। अतः यह कहा जा सकता है कि सिद्धांतों के धरातल पर गुट निरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यानी सिद्धांत इसका यही है कि अन्य जो कमजोर राष्ट्र है, पिछड़े राष्ट्र है, नवोदित राष्ट्र है, उनकी स्वतंत्रता को यह निश्चित करता है। किंतु व्यवहार के धरातल पर इसमें बहुत से गुट निरपेक्ष देश के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः निभाया नहीं है। मतलब गुट निरपेक्षता ने उनकी इस बात को निभाया नहीं है। उदाहरणतः पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारतः गुट निरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया है और इसका परिणाम होता है साम्यवादी गुट की अधीनता, जैसे एन क्रूमा के नेतृत्व में घाना, बर्मा, क्यूबा। आलोचक यह भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे। यानी इसके जो सिद्धांत है वो एक नकाब की तरह है और वह कई प्रकार जो है साम्यवाद की ओर उनका झुकाव है और यह एक गुट निरपेक्षता एक मुखौटा पहने हुए है। इसीलिए उपयुक्त जनता किंतु अव्यावहारिक नीति इसकी कही गई है। पश्चिमी राष्ट्र ने इसकी खूब आलोचना की है, इस प्रकार लगता है। इस आलोचना का उत्तर देते हुए राजन ने लिखा है कि अभी तक कोई गुट निरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। यानी पश्चिमी आलोचक जहां इस बात का आलोचना करते हैं कि यह साम्यवादी की तरफ इनका झुकाव है, किंतु राजन कहते हैं कि अभी तक तो ऐसी कोई
साम्यवादी गुट में कोई राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ है। दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्र साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुट निरपेक्ष बना है, जिसमें यूगोस्लाविया प्रमुख है। जहां कुछ मामलों में गुट निरपेक्ष देशों ने साम्यवादी विचारों के देशों का समर्थन किया है, वहीं उन्हें गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने अन्य अवसरों पर उन्हीं देशों की आलोचना भी की है। हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिक कार्यवाही, चेकोस्लोवाकिया के मामलों में अनेक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने सोवियत संघ की आलोचना की है। क्लियर, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इसकी नीतियां सही है राजन के अनुसार, किंतु पश्चिमी देशों के जो विचारक है उनके अनुसार इसके जो एनालिसिस किया गया इसका वह अव्यवहारिक नीति इसको कहा जाता है। बाह्य सहायता पर निर्भरता। बाह्य सहायता पर निर्भरता। गुट निरपेक्ष देशों की एक तरह विफलता यह भी बताई जाती है कि वह बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहता है। चूंकि वे दोनों देशों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता लिया कि आज अपने सामान्य सहज कार्य के लिए भी वह सहायता पर आश्रित हो गए। आलोचकों का तर्क है कि सच्ची गुट निरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य के रूप में मानकर चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र समूह पर बहुत आश्रित है, तो इसका मतलब यह है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को गुट निरपेक्षता का भी दांव पर लगाया जा सकता है। यानी गुट निरपेक्षता के बारे में पश्चिमी देश ये कहते हैं कि जो गुट निरपेक्ष के जो देश है वो अन्य देशों पर अपनी आर्थिक और रक्षा संबंधी सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं, उनसे ही सहायता मांगते हैं और उनसे ही रक्षा की बात करते हैं। अतः इस प्रकार की अगर बात हो तो वह अपने गुट निरपेक्ष की जो नीति है उसको भी गिरवी रख सकते हैं। वहीं राजन ने कहा है, किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों में बराबर बड़े परिणाम में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई है, यह इस बात पर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुट निरपेक्षता बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी इन्होंने कहा है कि जो दोनों सर्वोच्च शक्तियों के में बराबर बड़े परिणाम में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई है, यह बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुट निरपेक्षता बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी दो देशों के पास शक्ति साधन संपन्न सब कुछ है, किंतु अगर कोई स्वतंत्र राष्ट्र छोटा है, वो अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो इसका मतलब है कि वो अपने गुट निरपेक्षता का जो उसका बोलते हैं ना उसकी स्वतंत्रता है वो बराबर बनी हुई है। यानी ठीक है, आप दोनों शक्ति संपन्न हैं, किंतु इसका भी मान वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से रख रहा है। अगला, गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं, किसी तरह का सुरक्षा साधन नहीं। आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के प्रति पर्याप्त मानते हैं। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था करेंगे तो उनकी गुट निरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएगी, और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो गुट निरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रहेगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर गुट निरपेक्षता में जो गुट राष्ट्र है वह उनके पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, अगर वे दूसरों से अगर सैनिक सहायता प्राप्त करेंगे तो उनकी गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो खतरे में पड़ जाएगी, वह सुरक्षित नहीं रहेगी। अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को यह अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती, गुट निरपेक्ष भी नहीं। उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने के साथ गुट निरपेक्षता का कोई असंगति नहीं है। यानी चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, तो इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुट निरपेक्षता की नीति से भारत को सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। भारत को सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब उसके पास अपनी सैनिक शक्ति हो। बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिकों की सहायता स्वीकार करना भी गलत काम नहीं है। चीन आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुट निरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी। यानी गुट निरपेक्ष के जो देश थे उनमें सभी को भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, भले उस पर आगे होकर आक्रमण चाइना ने किया हो।
जबकि बहुत से ऐसे देशों ने जो पश्चिमी गुटों से बंधे थे भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई और चीन आक्रमण के मुकाबला करने के लिए भारत की सहायता दी। यानी इसके बदले में बहुत से यूरोपीय जो देश थे, जो अन्य देश थे, उन्होंने भारत को चीन से मुकाबला करने के लिए सहायता भी दी और चीन की आलोचना भी की। गुटनिरपेक्ष के कुछ नासमझ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण एकदम सही सिद्ध हो गया। गुटनिरपेक्ष किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है और इसलिए भारत को गुटनिरपेक्ष का त्याग कर देना चाहिए। ये ऐसा हुआ मानो गुटबद्ध होने के कारण किसी राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षा मिली जा सकती है। यानी इसमें कहा गया है कि एक सैनिक आक्रमण से ये नहीं समझना चाहिए कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है, और या किसी गुट में शामिल हो जाने से ये नहीं साबित होता है कि अमुक राष्ट्र के गुट में बन जाने से वह हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। यह एक आलोचना है। जो पश्चिमी आलोचक कह रहे हैं कि इसमें कोई सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की गई है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, तो वह यह कह रहे हैं कि अगर किसी गुट से बंद भी जाए और अन्य देश उस पर आक्रमण कर दे, इस बात की क्या गारंटी। क्लियर। अगली है संकुचित नीति। संकुचित नीति। विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता। यानी विदेश नीति की जो सोच है, उसका जो प्रभाव है वो इतना व्यापक है कि उसे एक गुटनिरपेक्षता की नीति में नहीं बांधा जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करता रहना कि इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। यानी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो इन दोनों गुटों के आसपास में ही घूमती है। उसकी कोई स्वतंत्र विचारधारा या स्वतंत्रता नहीं है। वह जो गुटनिरपेक्ष गुट जो देश कर रहे हैं उनकी ही बात करता है, उसकी खुद की कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं है। अतः इस नीति का मुख्य लक्षण भी यही है, या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना, या दोनों को अलग अलग रहते हुए केवल एक के इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने। यानी गुटनिरपेक्षता दोनों के मध्य पंच का काम करने की कोशिश करता है, या दोनों में से किसी एक के पास जाएगा किंतु दूसरे को बुरा नहीं लगे इतना ही उसके पास जाएगा। ऐसी यह संकुचित नीति है। दूसरा बुरा न माने। दूसरे के बुरा मानने के डर हो तो पहले से नाप तोल कर दूरी हटाना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना, यही गुटनिरपेक्षता की शैली है। यानी ये दोनों जो महाशक्तियां हैं उनको दोनों को बोलते ना नाराज भी नहीं कर सकती। एक के पास इतनी जाती है कि दूसरा नाराज न हो, और दूसरे से इतना ही रखती है कि पहला नाराज ना हो। राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति, यानी इसको नेतागिरी की नीति भी कहा जाता है। नेतागिरी की नीति कतिपय आलोचकों उसे ऊर्ध्व मूल नीति कहते हैं। इस नीति जिसकी जगह ऊपर है नीचे नहीं, अपने देश में नहीं, राष्ट्रहित उसके केंद्र में नहीं है। उसे राष्ट्रहित हो जाए अलग बात है, लेकिन केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है। मोर का नाच पांव कितने ही कमजोर हो, गंदे भी हों, लेकिन पंख फैलाकर नाचना चाहिए। दुनिया में मंचों पर नेतागिरी चमकनी चाहिए, यानी इसको नेतागिरी की नीति कहते हैं। यानी पांव भले खराब हो, अपने राष्ट्र में कोई विकास नहीं हो, किंतु नेतागिरी करनी है। मोर के पांव भले कितने कमजोर हो, कितने गंदे हो, उससे मतलब नहीं है। बातें अच्छी अच्छी करनी चाहिए, और मोर पंख फैलाकर नाचता है, वैसी यह नीति कही जा सकती है। यानी इसके केंद्र में इसे नेतागिरी की नीति कहा गया है, और अपनी नेतागिरी चमकनी चाहिए। एक दिशाहीन आंदोलन है। इसकी आलोचना इस बात से भी कहते हैं, दिशाहीन आंदोलन। गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है। कतिपय आलोचकों का मत है कि नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं, सद्भावना नहीं, नियम का तत्व हो, निर्माण करना तो दूर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप ही बिखरने लगा है। हवाना सम्मेलन 1979 की कार्यवाही में स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण आंदोलन 3 खेमों में बंट गया है।
एक क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया, यमन जैसे सोवियत संघ पस्त देश थे, तो दूसरी ओर सोमालिया, सिंगापुर, जेरे, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र आदि अमेरिकी पस्त देश थे। तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया, श्रीलंका जैसे देश थे। यह बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रह गई, वह महाशक्तियों के साथ खिलवाड़ का प्रतिबिंब मात्र रह गया। यानी इसमें यह कहा गया है कि एक दिशाहीन आंदोलन हो गया, क्योंकि कुछ देश इसमें सोवियत संघ के समर्थक हो गए, कुछ इसमें अमेरिका के समर्थक हो गए और कुछ दोनों के समर्थक नहीं रहे, भारत, श्रीलंका और यूगोस्लाविया जैसे। अतः इसके तीन पक्ष उभर कर सामने आ गए। अतः यह एक दिशाहीन आंदोलन है। जिस संघ में वहां के जो सदस्य हैं वो एक कदम नहीं उठा सकते साथ में, वो कैसे एक दिशा पर आंदोलन कर सकते हैं। अतः यह एक दिशाहीन आंदोलन बन के रह गया, इसकी आलोचना की जाती है। अगला है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। गुट निरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता का अभाव। यानी इससे पहले वाले में पॉइंट में भी ये स्पष्ट किया गया था कि एक दिशाहीन आंदोलन है। कुछ यूएसएसआर के समर्थक हो गए, कुछ यूएसए के समर्थक हो गए और कुछ दोनों के समर्थक नहीं हुए, जिनमें भारत, श्रीलंका, यूगोस्लाविया है। अतः एक दिशाहीन आंदोलन कहा है। और इसमें नेक्स्ट आगे जो बात की गई है वो यही है कि इनमें यह एक बुनियादी एकता का अभाव है। इनमें आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता नहीं पाई गई। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी ठोस योजना नहीं बना सके। यानी इसमें जो शक्तिशाली देश थे, विकसित देश थे, उनकी तो छोड़ो, वह अपने जो साथ के जो देश थे, उसके जो सदस्य राष्ट्र थे, उनकी भी सहायता नहीं कर पाए एक दूसरे को। उसके लिए भी कोई नीति का कार्यान्वयन नहीं कर पाए। गुट निरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने के लिए बाज नहीं आते थे। यह यानी कहने की बात यह है कि ये जो गुट निरपेक्ष के जो सदस्य राष्ट्र थे, वह एक दूसरे का शोषण करने से भी बाज नहीं आते थे। तेल संपन्न राष्ट्रों ने अपने साथी विकासमान राष्ट्रों को कभी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। यानी इसमें जो तेल उत्पादक देश थे गुट निरपेक्ष में, उन्होंने अपने जो साथी देशों को अपने यहाँ से उत्पादित तेल में कभी भी उनको रियायत नहीं दी। यानी एक दूसरे का शोषण ही किया इन्होंने। अपने जीवन पद्धतियों की रक्षा के लिए भी गुट निरपेक्ष देश कोई संयुक्त रणनीति नहीं बना पाए। यानी अपने स्वयं के विकास के लिए, उन्नति के लिए, जीवन पद्धतियों के लिए भी यह राष्ट्र कभी कोई योजना नहीं बना पाए। अतः इसमें बुनियादी एकता का अभाव था। इसीलिए तो वह अपना शोषण पूंजीवादियों से छोड़ो, अपने साथी देशों के साथ भी उन्होंने कोई रियायत नहीं दी और न ही अपने जो विकसित करने के लिए कोई उचित कदम उठा सके, एक दूसरे का सहयोग किया है। अगला, यह एक मूल्य रहित पेंत्रा मात्र है। मूल्य रहित, मूल्य रहित पैंतरा, यानी इसके कोई वैल्यू नहीं है। ये पैंतरा है, कभी इस पाले में आ जाएगा, कभी उस पाले में आ जाएगा। आलोचक इसकी बात भी करते हैं। आलोचकों का कहना है कि वास्तव में गुट निरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। आलोचक ये कह रहे हैं कि गुट निरपेक्षता कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। गुट निरपेक्षता आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश है, तो नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी है। यानी इसमें डेमोक्रेसी वाले लोग भी थे, तो राज सत्ता वाले लोग भी थे जो इसके प्रतिनिधि थे। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश हैं, तो फौजी तानाशाही वाले इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, गाना, उगांडा जैसे देश भी इसमें रहे हैं। यानी इसमें लोकतांत्रिक देश भी हैं,
राजशाही देश भी है, साम्यवादी देश भी है और सैन्य शक्ति वाले देश भी इसमें शामिल हैं। दूसरे शब्दों में गुट निरपेक्ष आंदोलन में लगभग 120 देशों में 10 ऐसे देश भी नहीं हैं जिन्होंने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र कहा जा सके। यानी इसमें 10 लोग भी ऐसे नहीं, 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक देश कहा जाए। इन देशों की शासन पद्धतियां ही भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु अर्थव्यवस्था के स्वरूप और समस्याएं भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। यानी इनकी जो परेशानियां हैं, शासन पद्धतियां हैं, वो सभी एक प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। कई गुट निरपेक्ष राष्ट्र में आपसी तनाव ने युद्ध का रूप धारण ले लिया। यानी गुट निरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र हैं वही आपस में लड़े और कितनी बार उन्होंने युद्ध का भयंकर रूप भी धारण कर लिया था। अपने द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन के मंच पर लाने से नहीं चूकते। यदि गुट निरपेक्षता और कुछ एक से नैतिक मूल्य एक दूसरे के पर्याय होते तो आज इस सम्मेलन का स्वरूप इतना विश्रृंखलित और आत्मविरोधी नहीं होता। आलोचकों का यह भी कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुट निरपेक्ष देश अकेला रह जाता है, जैसे चीन आक्रमण के समय भारत रह गया। यानी आलोचकों का यह भी मत है कि गुट निरपेक्ष देशों ने कभी अपने साथी देशों के लिए कोई मदद नहीं की। जैसे भारत पर 1962 में चीन का आक्रमण हुआ तो भारत अकेले ही लड़ रहा था, अन्य देशों ने उसका इतना सहयोग नहीं किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग इतना कुटिल है कि गुट निरपेक्षता की माला जपते हुए भी राष्ट्रों के अंदर गुटों से हाथ मिलाने की कोशिश की। यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज्यादा कुटिल है। वहाँ जो गुट निरपेक्ष देश है वो अंदर ही अंदर इन दोनों जो साम्राज्यवादी बोलते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी जो देश थे, शक्ति थी, उनसे अंदर ही अंदर हाथ मिलाने को लिए तैयार रहते हैं। 1971 में संपन्न भारत सोवियत संधि इसका प्रमाण है। यानी भारत ने भी सोवियत संघ से इससे संधि की और गुटों से हाथ मिलाया। यानी 1971 में सोवियत संधि इसका प्रमाण भी है कि अंदर ही अंदर यह किसी गुट से सहायता प्राप्त करते हैं। मिस्र सोवियत इराक सोवियत संधि भी इसी ढर्रे से संपन्न की गई थी। यानी इस प्रकार की भारत ही नहीं, अन्य देशों ने, जिनमें मिस्र ने, इराक ने भी सोवियत संघ से संधियां की थी और इसे मूल्य रहित पैतरा बताया। सैन्य परामर्श और सैन्य सहायता के स्पष्ट प्रावधान इन संधियों में थे। यानी सैन्य संधियां और सैन्य प्रावधान भी इन संधियों में स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। अतः यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो आपको मैंने विफलताएं और आलोचनाएं बताई हैं, जिनमें अवसरवादी इसे कहा गया, काम निकालने की नीति इसके लिए कहा गया कि यह एक अवसर निकालने और काम निकालने की नीति का अनुसरण करता है। उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति, उपयुक्त है किंतु अव्यवहारिक है। सामने सिद्धांत तो बड़े बड़े बताएंगे किंतु अंदर जाके बात करेंगे तो खोखलापन स्पष्ट हो जाएगा। बाह्य सहायता पर निर्भर, यह हमेशा बाह्य सहायता पर ही निर्भर रहता है। इसकी कोई अपने देश ही जो इसके सदस्य राष्ट्र है वही इसकी सहायता नहीं करते, किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं करता। यानी गुट निरपेक्ष किसी तरह का सुरक्षा साधन नहीं है। यह किसी अन्य राष्ट्र पर अगर आक्रमण हो गया उनके तो वह सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करेगा। संकुचित नीति यानी छोटी सोच की नीति इसको बताया है। साथ ही हम आगे देखेंगे नेतागिरी की नीति। इसमें कहा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक नेतागिरी की नीति है जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, बाहर आएंगे और अपने आप को पंच साबित करने की कोशिश करेंगे। दिशाहीन आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक दिशाहीन आंदोलन भी कहा है कि यानी इसके ऑब्जेक्ट क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। यह किस दिशा में जा रहा है इसकी भी बात नहीं की गई है। यानी अवसर पड़े तो इधर भी झुक जाएगा, अवसर पड़े तो उधर भी झुक जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता का अभाव, यानी गुट निरपेक्ष जो देश है वो आपस में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लेकर भी उनमें बिल्कुल अभाव है। यानी गुट निरपेक्ष ये जो देश है, अगर तेल उत्पादक देश है तो वो अन्य अपने जो साथी देशों को रियायत पे तेल नहीं देगा। एक साथ ये गुट निरपेक्ष के जो देश है एक साथ अपना सांस्कृतिक मानव उत्थान की बात की योजना नहीं बना सकते। यानी इनमें बुनियादी एकता का अभाव है। इसमें कुछ देश तो यूएसएसआर से जुड़ गए तो कुछ अमेरिका से जुड़ गए और कुछ जो भारत, श्रीलंका और युगोस्लाविया जैसे हैं वो अलग रह गए। इस प्रकार यह अन्य देशों, अन्य जो शक्तियां हैं उनसे भी संपर्क साधे रहती है। अगला
मूल्य रहित पैंतरा यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यह मूल्य रहित पैंतरा है, यानी आवश्यकता पड़ने पर यह जो महाशक्तियाँ हैं उनसे सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। और गुप्त रूप से इस प्रकार की संधियाँ भी हुई हैं। भारत ने की, सोवियत से, मिस्र ने भी की सोवियत से, और इराक ने भी सोवियत संघ से इसी प्रकार की संधियाँ की। अतः निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता विफलता और आलोचना इसकी बृहद स्तर पर की गई थी। नेक्स्ट हम अब इसके आगे पढ़ेंगे इसकी प्रासंगिकता, यानी इन फ्यूचर में इसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन आदि बातों का समावेश इसमें किया जाएगा। और आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू रखिए ताकि इस क्लास में आपको अधिक से अधिक समझ में आए। और आज का जो टॉपिक है गुटनिरपेक्षता की, जो मैंने पहले उपलब्धियां बताई थी वो रह गई थी, वो आपको मैंने बता दी। अब गुटनिरपेक्षता की जो विफलताएं हैं जो आपके सामने मैंने एक एक करके उनका विस्तार से वर्णन किया। अब हम अगली वाली क्लास में देखेंगे उसकी प्रासंगिकता। थैंक यू।